रिसेंटली पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट 1995 को हटाने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया। देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूँ। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया बीजेपी एमपी हरनत सिंह यादव ने और उनका ये कहना है कि ये बिल पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, समाज में ग्रजेस और नफरत पैदा करता है, अपनी पावर्स का मिसयूज करता है, समाज की एकता और सद्भावना को डिवाइड करता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। हजारों करोड़ों की प्राइम प्रॉपर्टीज, जिनमें से शायद कुछ ही डोनेटेड हैं, भूले भाले गरीब लोगों से हड़पी हुई हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो पॉलिटिकल और सेल्फिश मोटिव को पूरा करने की लालच में इनकी गोद में आ गिरी। 68 ईयर्स में 9,40,000 एकड़ जमीन और उस पर 8,71,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। और अगर इन्होंने ठान ली कि ये प्रॉपर्टी इनकी है तो ये इनकी ही हो जाएगी, इस पे कोई कोर्ट की सुनवाई भी नहीं होती। किसी भी देश में सबसे ज्यादा जमीन सरकार के पास होती है और यही केस इंडिया में भी है। बट क्या आप जानते हैं कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा बड़ी लैंड होल्डिंग किसके पास है? अगर आपके दिमाग में अंबानी या अडानी आया है तो इस बार आप मात खा चुके हैं। इंडिया में इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग वक्फ बोर्ड के पास है और वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की वेबसाइट का ये दावा है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। तो चलिए जान लेते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, वक्फ बोर्ड क्या है, ये कैसे बना और इनके पास ऐसी कौन सी पावर्स है जिनसे ये कोई भी प्रॉपर्टी अपनी बना सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वक्फ और वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ शब्द जो है वो दरअसल अरबी लैंग्वेज से आया है। जब कोई भी इस्लाम को मानने वाला इंसान अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिलीजियस कामों के लिए डोनेट कर देता है तो ऐसा कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी वक्फ हो गई है, यानी वो अल्लाह की हो गई है और उस पर सिर्फ अल्लाह का हक है। एक बार अगर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी या पैसे को वक्फ कर देता है तो उस पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, चाहे वो खुद की फैमिली ही क्यों ना हो। लेकिन बस एक ही शर्त है कि वक्फ करने वाले की एज 18 से ज्यादा की होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी प्रॉपर्टीज जो बहुत ही लंबे समय से रिलीजियस कामों के लिए यूज हो रही है, जैसे कि मस्जिद, मदरसा, सराय या फिर कब्रिस्तान, वो भी वक्फ की है। और पार्टीशन के वक्त जो लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनकी प्रॉपर्टी भी वक्फ की हो जाती है। अब अगर किसी को वक्फ करना है तो कैसे करें, यानी कि अब अगर कोई ये डिसाइड करता है कि उसे अपनी प्रॉपर्टी या पैसे को वक्फ करना है तो वो किसको रीच आउट करे? ये काम करता है वक्फ बोर्ड। बट क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। कुछ स्टेट्स में तो शिया और सुन्नी के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। हर एक वक्फ बोर्ड में एक वकील, एक टाउन प्लानर, एक लेजिस्लेटर, एक IAS ऑफिसर, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक स्कॉलर और एक मैनेजर होता है और ये सभी मुस्लिम होते हैं। इन बोर्ड्स के पास कितनी ताकत है या ये कह लो कि ये बोर्ड्स क्या क्या कर सकता है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कब और कैसे बना और कैसे आई इनके पास इतनी ज्यादा पावर कि अब ये एक डिक्टेटर की तरह बन चुका है। वक्फ का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसकी जड़ें पुराने इस्लामिक हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि वक्फ की शुरुआत प्रॉफिट मोहम्मद के समय से ही शुरू हुई और ये भी कहते हैं कि इस्लामिक गोल्डन एरा में इस्लामिक एजुकेशन और स्कॉलरशिप में वक्फ इंस्टीट्यूशन का बहुत ही मेजर हाथ था। दुनिया की बहुत सी पुरानी यूनिवर्सिटीज जैसे कैरो की अल अज़हर यूनिवर्सिटी और मोरक्को की यूनिवर्सिटी भी वक्फ इंस्टीट्यूशंस ने बनाई है। इंडिया में वक्फ बोर्ड की शुरुआत की बात करूं तो मॉडर्न टाइम में इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद ही वक्फ बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुई। पर ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम से ही लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज वक्फ करनी शुरू कर दी थी। बट उस समय ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जो इन सब वक्फ का हिसाब किताब रख सके। फिर मुगल काल के वक्त इन सब वक्फ की हुई प्रॉपर्टीज को ऑर्गेनाइज करने का काम शुरू हो गया था। इनमें कई डायरेक्ट प्रॉपर्टीज थी और कई इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज थी। जैसे कि तुगलक खान ने अपने समय में दवा खाना खोला, जिन्हें उस टाइम पे शिफा खाना कहा जाता था।
आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की एस्टैब्लिशमेंट हुई, ये उस समय का मोहल्ला क्लिनिक ही था। जिन जमीनों पे ये दवा खाने थे, उनके मालिकों ने राइटिंग में अपनी जमीनों को वक्फ करना शुरू कर दिया और साथ ही इन दवा खानों को चलाने के लिए पैसा आते रहे, इसके लिए और भी लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज वक्फ करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल हुआ, तब भी वक्फ का सिस्टम चलता रहा और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वक्फ की एस्टैब्लिशमेंट मॉडर्न टाइम्स में इंडिया पार्टीशन के वक्त हुआ था। 1954 में वक्फ एक्ट के अंडर वक्फ बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट हुई। पार्टीशन के टाइम में बहुत से लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले गए। अब ये लोग जो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी प्रॉपर्टीज को वक्फ मान लिया गया और उन प्रॉपर्टीज का जिम्मा दिया वक्फ बोर्ड को। 1964 में इसी एक्ट के अंडर सेंट्रल वक्फ बोर्ड बना और 1995 में इस एक्ट में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। 2013 में जब इस एक्ट में अमेंडमेंट की गई तो वक्फ बोर्ड को कोई भी लैंड एक्वायर करने के अनलिमिटेड राइट्स दे दिए गए। इसका मतलब अब वक्फ बोर्ड किसी भी लैंड को अपना बता सकता है। और दुख की बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड के डिसीजन को किसी भी लॉ ऑफ कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इंडिया में सबसे ज्यादा लैंड इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवेज के पास है और थर्ड नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड। अगर आप एक अंदाजा लगाएं कि वक्फ के पास कितनी ज्यादा जमीन है, तो उसके लिए एक क्लू देता हूं। सिर्फ तेलंगाना स्टेट में वक्फ के पास 77,000 एकड़ जमीन है। अगर अंदाजा लगाए तो चंडीगढ़ सिटी से 2.5 गुना से भी ज्यादा जमीन वक्फ के पास तेलंगाना में है। तो अब एक आइडिया लगाइए कि पूरे इंडिया में वक्फ के पास कितनी ज्यादा जमीन होगी। पूरे इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ जमीन है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 1 सितंबर 2022 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2013 में जब एक्ट में चेंजेस लाए गए, तो उसके कुछ समय बाद ही 2014 के लोकसभा इलेक्शंस थे और कांग्रेस पार्टी ने इसी एक्ट का यूज करते हुए वक्फ बोर्ड को दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज गिफ्ट कर दी गई। इस आर्टिकल में यह भी लिखा हुआ है कि 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन थी, जो अब दुगनी हो चुकी है। पता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए मेजॉरिटी अप्रूवल का होना जरूरी है, बट यहां पर भी एक कैच है। सभी चेंजेस सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से नहीं हो सकते। अब आप पूछ रहे होंगे ये कैसे? आप सभी के सवालों के जवाब देते हुए मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बनाई हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो उस वीडियो को जरूर देखना। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PIB यानी प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि वक्फ बोर्ड के पास 6 लाख एकड़ जमीन है। इसके बाद फरवरी 2023 की PIB प्रेस रिलीज ने यह बताया कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास 8,65,646 इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड के पास 8,71,842 इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। इस डेटा से एक बर्निंग क्वेश्चन तो ये आता है कि 2009 में वक्फ बोर्ड के पास जो 4 लाख एकड़ जमीन थी, वो 2023 तक आते आते 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा कैसे हो गई? क्या इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स क्या अभी भी लाखों में अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर रहे हैं? अगर इसका जवाब ना है, तो वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी आई कैसे? और अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो इतनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी को वक्फ करने वाली कम्युनिटी माइनॉरिटी में कैसे आ सकती है? आपको क्या लगता है, इस बढ़ती हुई प्रॉपर्टी का राज क्या है? कमेंट करके जरूर बताना। वैसे इसके बारे में जितना मुझे आइडिया है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब भी वक्फ बोर्ड कोई सिमेंट्री या कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाता है, तो उसके आसपास वाला एरिया अपना समझकर क्लेम कर लेता है। इसी तरीके से जितनी भी इलीगल श्राइन्स और मस्जिदें बनती हैं, वो थोड़ी देर बाद वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो इसे इंक्रोचमेंट कहते हैं और इससे वक्फ बोर्ड अपना हक जमा लेता है। ऐसे बहुत से और तरीके भी होंगे जिनके चलते वक्फ बोर्ड की जमीन और प्रॉपर्टी बढ़ती ही जा रही है। अब ये बोर्ड किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी को अपना बना कैसे लेता है? कैसे आई इसके पास ये अनलिमिटेड पावर? इसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक डिटेल्ड आर्टिकल दिया है।
इसके मुताबिक वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3 में लिखा है कि अगर वक्फ ये सोच लेता है कि कोई प्रॉपर्टी मुस्लिम की है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो सकती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पे कहा है कि सोचना, यानी कि सिर्फ सोच ही जरूरी है और कोई प्रूफ नहीं दिखाना पड़ता वक्फ को। और अगर एक बार बोर्ड ने सोच लिया कि कोई जमीन उनकी है तो कोई इंडियन कोर्ट नहीं बल्कि वक्फ का ट्राइब्यूनल कोर्ट इस केस को डील करता है और ये डिसीजन लेता है कि ये जमीन आखिर किसकी है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाते कि लैंड आपका है तो आपको वो लैंड खाली करना पड़ेगा। और इसी एक्ट के सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है कि लैंड की ओनरशिप का प्रूफ उस इंसान को देना पड़ेगा जो वो लैंड को क्लेम कर रहा है। बोर्ड को उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट या सफाई नहीं देनी पड़ेगी। ये गांव में देखना आम बात है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली जमीन के कोई पक्के पेपर नहीं है और इसी बात का वक्फ बोर्ड फायदा उठाता है क्योंकि बोर्ड को उसके लिए कोई कागजात नहीं जमा करने पड़ते। लेकिन द क्विंट की एक रिपोर्ट का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ उन्हीं संपत्तियों पर दावा कर सकता है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले किसी शख्स ने धार्मिक या सामाजिक कार्य के लिए दान में दी हो और बोर्ड को लगता है कि कोई ट्रस्ट या संस्था उसका उपयोग सामाजिक या धार्मिक काम में नहीं कर रहा है। देश की किसी भी संपत्ति पर दावा करने का अधिकार वक्फ को है। ये दावा सच नहीं है, बट मुझे तो ये बात सिर्फ थ्योरेटिकल लग रही है और प्रैक्टिकलिटी में ये बात एकदम झूठ है, क्योंकि अगर ये सच होता तो लोग अपनी लैंड की ओनरशिप को प्रूव करने के लिए सालों सालों नहीं लड़ते। ये कुछ समय पहले की ही बात है। तमिलनाडु के ट्रिकी में एक हिंदू किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन को बेचना चाहा। और ये आम बात है इंडिया में कि एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी या उसकी पढ़ाई के लिए जमीन बेच रहा है। तो जब वो लोकल रजिस्ट्रार के पास गया अपनी जमीन को बेचने, तब उसे ये पता चला कि वो जमीन जो वो बेच रहा है वो उसकी नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की है और अगर उसे ये जमीन बेचनी है तो उसे वक्फ बोर्ड की परमिशन लेनी होगी। वो जमीन उसके परिवारों में सालों सालों से थी, तो अब उस किसान को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे क्या। वक्फ बोर्ड के लॉ के अकॉर्डिंग अब उस किसान को एक मुस्लिम ट्राइब्यूनल कोर्ट में जाना होगा जहां पे एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट ये तय करेगा कि ये जमीन उसकी है या अल्लाह की। अपनी जमीन को बचाने के लिए उस किसान ने मीडिया का सहारा लिया। जब मीडिया ने वक्फ बोर्ड के हेड का इंटरव्यू लिया तब उसमें यह कहा गया कि ना ही सिर्फ वो जमीन बल्कि और भी हिंदू गांवों की जमीन भी वक्फ बोर्ड की है। और गजब की बात तो ये है कि उन गांवों में एक मंदिर भी इंक्लूडेड है और लोगों का ये दावा है कि ये मंदिर 1500 साल पुराना है। जब ये मंदिर बना तब वक्फ बोर्ड एग्जिस्ट भी नहीं करता था, तो कैसे ये मंदिर की जमीन वक्फ बोर्ड की और अल्लाह की हो गई। वक्फ बोर्ड जैसे चलाया जा रहा है उससे ना ही सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी तंग आ चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक और आर्टिकल में ये लिखा है कि यूपी में वक्फ बोर्ड ने एक कब्रिस्तान की जमीन कुछ ऐसे लोकल पॉलिटिशियन को बेच दी जो वहां एक मॉल बनाना चाहते थे। ऑब्वियसली मुस्लिम्स इस बात से बहुत अपसेट हुए क्योंकि इस जमीन को बेचने से मुस्लिम कम्युनिटी का कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि सुनने में तो ये भी आया है कि इस सेल से मिला पैसा बोर्ड मेंबर्स की जेब और कुछ वेल प्लेस्ड मुस्लिम्स की जेब में ही गया है। इसके अलावा हफीज कुरैशी नामक एक इंसान ने आम आदमी पार्टी के एमएलए अमनतुल्लाह खान पे एक इल्जाम लगाया है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां बोर्ड की जमीन को बेचने या खरीदने के लिए 5 मेंबर्स का वोट जरूरी होता है, वहीं खान ने 2 मेंबर्स का वोट डलवाकर अपनी मनमर्जी की। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन सुप्रीम कोर्ट और इंडियन हाई कोर्ट्स में 165 से भी ज्यादा वक्फ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। लिखा तो ये भी गया है कि वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट लोगों की प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने की 58,000 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स आई हुई हैं, जिनमें से 18,426 केसेस वक्फ ट्राइब्यूनल्स चला रहे हैं। रिसेंटली बीजेपी के सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हरनत सिंह यादव ने वक्फ एक्ट 1995 को हटाने की मांग करते हुए एक बिल प्रपोज किया। कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना हो तो उससे पहले मेजॉरिटी वोटिंग होनी जरूरी है। इस बिल को जब वोटिंग के लिए रखा गया तब 53 लोगों ने इसे अप्रूव किया और 32 मेंबर ने इसके अगेंस्ट वोट किया।
अगेंस्ट वोट करने वालों में से ज्यादातर लोग या तो कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी के नेता थे। अब ये बात ध्यान देने वाली है कि ये बिल एक प्राइवेट बिल है, सरकार ने इसे प्रपोज नहीं किया है। हरनत सिंह यादव एक एमपी तो हैं, बट वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के हिस्सा नहीं है, इसीलिए इस बिल को प्राइवेट बिल कहा जाता है। यादव का ये कहना है कि ये एक्ट पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे जल्द से जल्द अन्नल चाहिए। समाज में ग्रजेस और नफरत पैदा करता है, अपनी पावर्स का मिसयूज करता है, समाज की एकता और सद्भावना को डिवाइड करता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है, अफेक्टेड पार्टीज को कोर्ट जाने से रोकता है, कोर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशंस की सुप्रीमेसी को डिस्ट्रॉय करता है। और इन्हीं सब कारणों से देश के हित के लिए वक्फ एक्ट 1995 को पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहिए। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या ये एक्ट खत्म होगा या इसमें कुछ चेंजेस लाए जाएंगे, या फिर यूं ही इसके चलते भोले भाले लोग इसका शिकार बनते रहेंगे और मजहब के नाम पर चलने वाला ये खेल चलता ही रहेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।